नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर पर। विद्यार्थियों, आज हम इस लेसन में अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं से संबंधित सामाजिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, जो बोर्ड परीक्षा 2021 की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं और उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे जो अध्याय 1 स्वर्णिम भारत से संबंधित हैं। तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है, एक एक बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना सुनना, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में दया नदी के तट पर हुआ था। एकाएक प्रश्न पूछ ले, कलिंग युद्ध कब व किस नदी के तट पर हुआ? 261 ईसा पूर्व और दया नदी के तट पर। फिर अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य है तथा इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। ये दोनों मौर्य काल की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। एक तो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य विष्णुगुप्त ने लिखी थी और दूसरा है इंडिका पुस्तक जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। तीसरी पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक जो है कल्हण है। कौन है? कल्हण, जिसमें कश्मीर का ईसा से लेकर 1200 ईस्वी तक कश्मीर का जो है इतिहास मिलता है। फिर है कलिंग युद्ध के दौरान जो है इसका वर्णन रॉक एडिक्ट के तृतीय स्रोत में मिलता है। प्रश्न पूछ ले, कलिंग युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तो रॉक एडिक्ट के तृतीय स्रोत में मिलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल राजस्थान जीके बाई SG सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं एक बार चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी इस बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक चैनल के साथ जुड़ जाएं और आपकी भी 10वीं बोर्ड की और अन्य परीक्षाओं की अच्छी तैयारी मिल जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर YouTube के इतिहास में जो है पहली बार कक्षाओं का विधिवत जो बोर्ड कक्षाएं हैं और अन्य लोकल कक्षाएं हैं उनका भी विधिवत अध्ययन पूर्ण अध्याय के साथ करवाया जाता है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में आगे से आगे शेयर करते रहे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रथम बार अशोक की अभिलेखों को जो है जेम्स प्रिंसेप ने समझा। अशोक के अभिलेख थे जिसमें उसके शासनकाल का वर्णन था और उन अभिलेखों को पढ़ा और पढ़ने के बाद समझा। तो समझने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। याद रखना, नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप। अब देखो, दो प्रश्न होते हैं, एक तो अंतिम शक्तिशाली सम्राट, एक अंतिम मौर्य सम्राट। तो अंतिम शक्तिशाली सम्राट तो था, वो कौन था? वो था सम्राट अशोक। और अंतिम मौर्य सम्राट था, वो था बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त जो है अंतिम मौर्य सम्राट था। मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिलती है, यानी वह पुस्तक जो हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी देती है वो अर्थशास्त्र है। मौर्य प्रशासन के दौरान जो आपराधिक अदालत थी उसका नाम कंटक शोधक था। क्या नाम था? कंटक शोधक नाम था। फिर मौर्य प्रशासन के दौरान खजांची को जो है सन्निधाता कहा जाता था। एक खजांची व्यक्ति जो समुदाय था जिसको मौर्य प्रशासन में सन्निधाता कहा जाता था। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पूर्व एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार मैं चाहूँगा सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर ले ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाँ, आगे हम देखते हैं मौर्य प्रशासन के दौरान जो है खजांची को है जो सन्निधाता कहा जाता था, ये हमने देख लिया।
राजस्व एकत्र करने वाली प्रभारी को समाहर्ता कहते थे। यानी प्रश्न पूछ ले समाहर्ता कौन है, तो राजस्व एकत्र करने वाले व्यक्ति को समाहर्ता कहा जाता है। फिर विद्यार्थियों ध्यान रहे, इस बार बोर्ड की परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न और 3 या 4 जो है रिक्त स्थान और बाकी वाले भी कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे, छोटे वाले प्रश्न दिए जाएंगे। यदि विद्यार्थियों आपको सारे छोटे प्रश्न याद है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जिन प्रश्नों और महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद है उन्हीं में से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाकर देंगे, घुमा कर देंगे, आपको समझने की आवश्यकता है। फिर धम्म बिंदु अशोक की महानता को सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। यदि वह बिंदु का नाम बताइए जो अशोक की महानता का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो धम्म। अशोक ने भैरी घोष की जगह धम्म घोष अपनाया था, कब? कलिंग युद्ध के बाद। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। ध्यान रखें। हाँ, आगे देखते हैं। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक, यानी प्रश्न पूछ ले अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना किसने की, तो आपको ध्यान रहना चाहिए अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना पाणिनि ने की थी। मगध साम्राज्य के अधीन कलिंग की राजधानी धौली या तोसले थी। यानी जब मगध साम्राज्य के अधीन कलिंग था तब उसकी राजधानी कौन सी थी? या तो धौली या तोसली, दोनों में से एक लिख देना, दोनों लिख देना। पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसकी है? वराह मिहिर की। पंच सिद्धांतिका पुस्तक किसकी है? वराह मिहिर की। भारत में सोने के सिक्के का प्रयोग गुप्त काल के दौरान किया गया। यानी प्रथम बार भारत में सोने के सिक्के का प्रयोग किस काल के दौरान किया गया था? तो गुप्त काल के दौरान किया गया था। तो ये भी इसी चीज का भी ध्यान रखें, यदि सोने के सिक्के का गुप्त काल में प्रयोग किया गया तो भारत में प्रथम बार जो है भारत की मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? तो रुपया, भारत की मुद्रा का नाम रुपया जो रखा था, ध्यान रहे, शेरशाह सूरी ने। किसने रखा था? शेरशाह सूरी ने इसका नाम रुपया रखा था, भारतीय मुद्रा का, जिसने जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। इसके वे जो है द्वितीय अफगान साम्राज्य का शासक भी था, जिसने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में। फिर आगे देखते हैं, आर्यभट्ट को भारत का न्यूटन कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी भारत का न्यूटन किसे कहते हैं? तो आर्यभट्ट को भारत का न्यूटन कहा जाता है, ध्यान रखें। तो साथियों, आशा करता हूँ आपको कि ये आपका जो वीडियो है अभी बन रहा है और आप जिसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने साथियों में कमेंट कर दें और सब्सक्राइब का जो लाल बटन दे रखा है उसको दबाना न भूलें। ये सभी आपके लिए कर रहे हैं, तो आप हमारा सहयोग जरूर करें। अगला बिंदु है, किस शासन को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ध्यान रखें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि वीणा बजाने में सबसे निपुण शासक था। कौन? समुद्रगुप्त वीणा बजाने में निपुण शासक था। विद्यार्थियों ध्यान रहे, यदि वीडियो की क्वालिटी आपके चैनल पर, मेरे चैनल पर या आप देख रहे तो अच्छी नहीं आ रही है, तो जो इसका रेंज है वो रेंज 320 या 420 के आसपास कर ले, ताकि वीडियो की क्वालिटी आपको अच्छी दिखेगी। फिर है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत का प्रथम शासक था जिसके दरबार में 9 रत्न थे। यानी जिस प्रकार हम हमेशा पढ़ते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उसी प्रकार प्रथम ऐसा शासक भारत का जिसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय और जिसके दरबार में 9 रत्न थे। फिर है, गुप्त सम्राटों का जो है राष्ट्रीय प्रतीक, गुप्त सम्राटों का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? प्रश्न पूछ ले, गुप्त सम्राटों का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था? तो ध्यान रहे, गरुड़। क्या था? गरुड़। जो
आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, उसको मैं लिख देता हूँ। गरुड़ है जो गुप्त शासकों का, गुप्त सम्राटों का राष्ट्रीय प्रतीक था। फिर आगे देखते हैं, इलाहाबाद परिस्थिति के लेखक हरिसेन थे। इलाहाबाद परिस्थिति के लेखक कौन थे? हरिसेन। कौन? हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद परिस्थिति लिखी। और इलाहाबाद परिस्थिति के में जो है समुद्रगुप्त, किसके? समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख मिलता है। फिर हम देखते हैं चीनी यात्री और भारत का शासक। यानी कहने का तात्पर्य है, जब चीनी यात्री भारत आए तो उस समय भारत का शासन कौन था? तो फाहियान। कौन? फाहियान। जब चीनी यात्री, एक नाम है जिसका नाम फाहियान, जब ये भारत आए तो भारत का शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है। फिर ह्वेनसांग जब भारत आए तो भारत के शासक थे हर्षवर्धन। ह्वेनसांग ने शी युकी नामक पुस्तक की रचना की। ध्यान रहे, शी युकी नामक पुस्तक की रचना ह्वेनसांग ने की। फिर आगे देखते हैं बाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिसने हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी, और उस समय हर्षवर्धन के राज्य की राजधानी कनौज थी, और बाण भट्ट ने हर्षचरित्र नामक पुस्तक की रचना की। बाण भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पुस्तक कौन सी लिखी? हर्षचरित्र। और हर्षवर्धन की उस समय राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। ध्यान रखें इन चीजों को। फिर विद्यार्थियों आगे देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, एक एक बिंदु को ध्यान से सुनना, वीडियो को पूरा देखना, और आगे से आगे अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी करते रहना। विक्रमांक देव चरित्र, विक्रमांक देव चरितम पुस्तक है जो विल्लन की है। किसकी है? विल्लन। दो इतिहासकार, एक कल्लण एक विल्लन। तो कल्लण की पुस्तक तो राजतरंगिणी, और विल्लन की पुस्तक है विक्रमांक देव चरित्र। पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी कहते हैं, इसकी राजधानी कन्नौज थी, और गुप्त काल में लोह स्तंभ दिल्ली में स्थित था। प्रश्न पूछ ले, जो है वर्धन वंश की राजधानी कौन सी थी, या कन्नौज किस वंश की राजधानी थी? तो वर्धन वंश की राजधानी। वर्धन वंश का अन्य नाम क्या था? पुष्यभूति वंश। गुप्तकालीन लोह स्तंभ कहाँ स्थित है? वो है दिल्ली में, जो गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। फिर है प्राचीन भारत में। कब? प्राचीन भारत में कब की बात करें? जो मुख्यतः शिक्षा के केंद्र थे, उनमें विदेशों से, चीन से, ईरान, यूनान से, श्रीलंका से जो है छात्र पढ़ने के लिए आते थे। बहुत प्रसिद्ध विद्यालय थे, जिनमें से एक का नाम है तक्षशिला। क्या नाम है? तक्षशिला। और ये जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा, विक्रमशिला, ये प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण शिक्षा के केंद्र थे। अब विज्ञानों का विश्वकोश, जो भारतीय विज्ञान है या विज्ञानों का विश्वकोश है, किसको कहा जाता है? तो बृहद संहिता को विज्ञानों का विश्वकोश कहा जाता है। और ये गुप्त काल के दौरान बृहद संहिता पुस्तक लिखी गई थी, और इस पुस्तक को विज्ञानों का विश्वकोश कहा जाता है, जो गुप्त काल के दौरान लिखी गई थी। अब है सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख, यानी सम्राट अशोक ने जितने भी अभिलेख लिखे थे, उनकी अलग अलग लिपियाँ थी, और उन्हीं लिपियों में से, और उन्हीं अधिकांश अभिलेखों में से, अभिलेख किसे कहते हैं? पत्रों पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहते हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी लिपि में मिले? तो यह ध्यान रहे, अशोक की अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में। कौन सी लिपि में?
ब्राह्मी लिपि में मिले थे, ब्राह्मी लिपि में मिले थे, ये ध्यान रखना। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले थे। फिर आज का अंतिम बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और तब जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया तब, और उससे पूर्व जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, उससे पूर्व किस धर्म का उपासक था? तो ध्यान रखें, सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया तो उससे पूर्व वो है शैव धर्म का। कौन से धर्म का? शैव धर्म का उपासक था। कौन से धर्म का उपासक था? शैव धर्म का उपासक था। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों, और ये इस मतलब किस पुस्तक में इसका उल्लेख मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म से पूर्व शैव धर्म का उपासक था? तो कल्हण की पुस्तक है राजतरंगिणी। इस राजतरंगिणी पुस्तक में ये उल्लेख मिलता है कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पूर्व जो है शैव धर्म का अनुयायी था। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों, आज का ये चैप्टर, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अधिक पसंद आया है तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें, और इससे भी अधिक आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इससे भी अधिक पसंद आया है तो आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दें और कमेंट कर दें, ताकि हर एक विद्यार्थी तक ये पहुंच सके और उनको इन बिंदुओं का, इन प्रश्नों का, इस चैप्टर का लाभ मिल सके। तो आप सभी को का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने ये वीडियो पूर्ण देखा और जिनका तहे दिल से, हृदय से जो है आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।